बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो हमारे साथ टाइप 4 करो है। तो टाइप 4 करो हमारे साथ है इलास्टिक, हेट्रोजीनियस प्लास्टिक, होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस। मतलब पहला करो हमारे साथ सिर्फ पहला टाइप करो सिर्फ इलास्टिक रिस्पांस था। दूसरी टाइप में हमारे साथ इलास्टिक और प्लास्टिक रिस्पांस था, लेकिन प्लास्टिक रिस्पांस हमारे साथ होमोजीनियस था। तीसरी टाइप्स करो में इलास्टिक और प्लास्टिक रिस्पांस था, लेकिन प्लास्टिक रिस्पांस हमारे साथ हेट्रोजीनियस था। और टाइप 4 में हमारे साथ इलास्टिक और प्लास्टिक रिस्पांसेस दोनों हैं। और प्लास्टिक हमारे साथ पहला हेट्रोजीनियस होगा और फिर होमोजीनियस रिस्पांस होगा। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिक में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस रिस्पांसेस दोनों आते हैं। इन मेनी बॉडी सेंटर क्यूब आयरन बेस्ड एलाइज, ये इसकी एग्जांपल है। इन सम नॉन पेरस एलाइज ए रिलेटिवली नैरो रीजन ऑफ हेट्रोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस। मतलब पहला जब प्लास्टिक में जाता है तो पहला हेट्रोजीनियस होगा, सेपरेट्स द इलास्टिक रीजन फ्रॉम द होमोजीनियस प्लास्टिक फ्लो पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसका मतलब क्या है कि पहला हमारे साथ इलास्टिक रिस्पांस होगा, फिर हमारे साथ हेट्रोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस होगा, नैरो हेट्रोजीनियस रिस्पांस, और आखिर में हमारे साथ प्लास्टिक होमोजीनियस रिस्पांस होगा। और ये हमारे साथ अक्सर इसकी एग्जांपल क्या है, बॉडी सेंटर क्यूब्ड आयरन बेस्ड एलाइज। आयरन बेस्ड एलाइज जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC है। ठीक है, और नॉन पेरस एलाइज। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, द सेगमेंट ऑफ द कर्व इज कॉस्ड बाय डिसलोकेशन सल्यूट एटम इंटरेक्शन। ठीक है, डिसलोकेशन की वजह से हमारे साथ ये आता है। और डिसलोकेशन मैंने आपको बताया था कि डिसलोकेशन हमारे साथ एक फेलियर है हमारे साथ। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये बाद में डिटेल में आ जाएगा। डिसलोकेशन का मतलब ये है कि आपके साथ मेटल अरेंजमेंट है और इसमें एक हाफ प्लेन आ जाए। एटम एक मटेरियल में आपके साथ मेटल अरेंजमेंट है, एटम्स अरेंजमेंट है, और इसमें एक हाफ प्लेन आ जाए। ठीक है, अब ये सारे प्लेन, ये प्लेन कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये अरेंजमेंट भी कंप्लीट, ये भी। ठीक है, अब इधर ये हाफ प्लेन, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो जब इसमें डिफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले फेलियर इस पॉइंट में आता है, फिर ये डिसलोकेशन मोमेंट करता है, यहाँ पे डिसलोकेशन आता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो डिसलोकेशन हमारे साथ एक किस्म का फेलियर है जो आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, बी डिफाइंड एज दी लोअर यील्ड पॉइंट। इस पर हमारे साथ अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल, इसका टाइप 4 करो हमारे साथ ये है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इधर अगर आप लोग देख लें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ए तक हमारे साथ ये इलास्टिक रिस्पांस है, ये वाला। ठीक है, और ए हमारे साथ अपर यील्ड पॉइंट और बी हमारे साथ लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, और बी से सी तक ये हमारे साथ हेट्रोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस है, और सी से आखिर तक ये होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस है। तो ये हमारे साथ टाइप 4 करो है। ठीक है, अब हम टाइप 5 करो की तरफ जाते हैं। तो टाइप 5 करोज में हमारे साथ जो रिस्पांस होता है वो हमारे साथ इलास्टिक, हेट्रोजीनियस प्लास्टिक, होमोजीनियस रिस्पांस। ठीक है, ये हमारे साथ इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक रिस्पांस होता है, और प्लास्टिक हेट्रोजीनियस रिस्पांस। ठीक है, तो टाइप 5 बिहेवियर में बी फाउंड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ सम क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। ठीक है, वो पॉलीमर हमारे साथ दो किस्म के, एक क्रिस्टलाइन है और एक एमॉर्फस पॉलीमर है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर में हमारे साथ टाइप 5 कर्व पाया जाता है। टाइप 5 कर्व हमारे साथ इस तरह होता है, मैं आपको शो करता हूँ। ये हमारे साथ टाइप 5 कर्व्स हैं। ठीक है, इसका जो आपके सामने है इधर ये वाला। ठीक है, ये टाइप 5 कर्व ये वाला। ठीक है, और ये नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब कि अपने ओरिजिनल पाथ पे रिगेन नहीं होता, ये वाला। ठीक है, ये अपना शेप रिगेन करता है लेकिन अपने पाथ में नहीं आता। इधर अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे साथ ये टाइप 5 करो, ये इस तरह रिस्पॉन्स है। ठीक है, इनिशियली यील्डिंग अकर along with a breakdown of the original crystalline structure within the polymer. This produces the initial load drop in general
वाइटनिंग ऑफ द सैंपल एज द रीजन आर ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन इसमें आता है, मोर देन 100%। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे साथ रबर है, इस तरह हमारे साथ तो पॉलीमर है रबर, तो रबर में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आता है और इसके कर्व मैंने आपको बता दी। ठीक है, स्ट्रेन आर फुली रिवर्सिबल बट नॉन लीनियर, मैंने आपको बता दिया कि रिवर्सिबल है लेकिन नॉन लीनियर है। ठीक है, इधर आपको नज़र आता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, इसमें डिफॉर्मेशन मोर देन 100% आता है और ये रिवर्सिबल है लेकिन इसका रिस्पांस नॉन लीनियर है। ठीक है, तीसरा लिखा है इसके प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेन आर फुली रिवर्सिबल बट नॉन लीनियर, स्ट्रेन आर वेरी लार्ज एक्सीडिंग 100%, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होता है। इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज होता है। पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर मेटल और सिरामिक्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीज़ होता है, लेकिन अगर इस तरह पॉलीमर्स में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसके साथ इसका इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज़ होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ टाइप 5 कर्व्स है जो मैंने आपको बता दी, ये हमारे साथ टाइप 5 कर्व्स हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस की। ठीक है, तो ये हमारे साथ इलास्टिक, हेट्रोजीनियस, प्लास्टिक, होमोजीनियस रिस्पांस है। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल, टेंसाइल रिस्पांस। ठीक है, ये हमारे साथ फाइव टाइप्स, जो 5 टाइप्स करो हमने डिस्कस की, ये हमारे साथ सिरामिक्स, पॉलीमर्स और मेटल्स की थी। अब कंपोजिट मटेरियल का टेंसाइल रिस्पांस कैसा होगा। ठीक है, तो कंपोजिट मटेरियल मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट मटेरियल के 2 फेजेस हैं, एक हमारे साथ फाइबर है और एक हमारे साथ मैट्रिक्स है। तो फाइबर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होते हैं और मैट्रिक्स पोर्शन ये प्रोटेक्शन ऑफ फाइबर्स के लिए और सेपरेशन ऑफ फाइबर्स के लिए यूज़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल मटेरियल कैन विथस्टैंड लार्ज स्ट्रेसेस प्रायर टू फेलियर बट पोजेस लिमिटेड डक्टिलिटी। ठीक है, मतलब कंपोजिट मटेरियल के बारे में बताता है कि कंपोजिट मटेरियल की तरफ हम क्यों गए। ठीक है, क्यों हम कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। कंपोजिट इसलिए कि बाज़ मटेरियल जैसे हमारे साथ सिरामिक्स है, बाज़ मटेरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है और बाज़ मटेरियल इस तरह होते हैं जिसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए हमें ऐसी मटेरियल चाहिए जिसकी ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऑप्टिमम हो, इस तरह डक्टिलिटी भी हमारे साथ ऑप्टिमम हो। तो ऐसी मटेरियल चाहिए जिसकी हमारे साथ स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ऑप्टिमम हो। और दूसरा, ऐसी मटेरियल जिसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो या स्टिफनेस टू वेट रेशो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी मटेरियल हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल्स है। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल मटेरियल कैन विथस्टैंड लार्ज स्ट्रेसेस प्रायर टू फेलियर बट पोजेसेस लिमिटेड डक्टिलिटी। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग और ब्रिटल मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम होती है, हमारे साथ ब्रिटल है। सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल एक्सिबिट कंसिडरेबल प्लास्टिक फ्लो बट लिटिल लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। कंसिडरेबल प्लास्टिक फ्लो मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल में, लेकिन उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो एक 2 किस्म की मटेरियल, एक ब्रिटल दूसरी डक्टाइल। तो ब्रिटल मटेरियल स्ट्रांग होते हैं लेकिन उसकी डक्टिलिटी नहीं होती। डक्टाइल मटेरियल वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाती है लेकिन उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हम कंपोजिट मटेरियल की तरफ गए। ठीक है, द ओनली रिलेटिवली प्योर मटेरियल एक्सिबिट बोथ एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। A growing number of hybrid or composite material have been developed to utilize the respective superior properties of the constituents of the composite material। मतलब हमारे साथ हाइब्रिड मटेरियल या कंपोजिट मटेरियल हमारे साथ ऐसी मटेरियल है जिसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और इसकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो भी अच्छी होगी, उनकी स्टिफनेस टू वेट रेशो भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल टेंसाइल रिस्पांस। Composite material tensile response. The stress and response of a given composite material reflects the property of the individual constituent comprising the two phase mixture। मतलब ये हमारे साथ 2 फेज है। 2 फेज मैंने आपको बताया, एक हमारे साथ फाइबर है, दूसरा हमारे साथ रिइंफोर्समेंट है। बिफोर एनालाइजिंग the stress strain response of such a composite material, it is appropriate to consider the respective function of both the matrix and
रीइंफोर्सिंग पेजिंग इन द कंपोजिट। दो पेजेस है, एक हमारे साथ मैट्रिक्स है, दूसरा हमारे साथ रीइंफोर्सिंग है, ठीक है। तो रीइंफोर्सिंग पेजेस ये मैं बताइए स्ट्रेंथ के लिए है, और मैट्रिक्स पेज ये प्रोटेक्शन और सेपरेशन के लिए है। The matrix space serves to isolate the fiber from one another and to protect the fiber surface from damage. ये मैंने आपको बता दिया। And of considerable importance, the matrix transmits the applied load to a fiber through localized stress shear stresses acting along the fiber matrix interface। मतलब जब लोड आता है तो ये लोड ट्रांसमिट होती है, मतलब मैट्रिक्स पोर्शन ये प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये लोड ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, फाइबर्स को। ये लोड ट्रांसमिट करता है फाइबर के। जब लोड फाइबर पे आता है तो चूँकि फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अब हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल में आइसोस्ट्रेन एनालिसिस। आइसोस्ट्रेन एनालिसिस मतलब कि हम स्ट्रेन सेम ले लें, मतलब दोनों पोर्शन में हम सेम स्ट्रेन ले लें। टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू, एक हमारे साथ टोटल स्ट्रेन है, एक हमारे साथ टोटल स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन, ठीक है। एक हमारे साथ टोटल स्ट्रेन ऑफ द कंपोजिट मटेरियल, एक हमारे साथ टोटल स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन, ठीक है। इसको मैं ET एप्सिलॉन T कहता हूँ, ठीक है, टोटल स्ट्रेन। दूसरा हमारे साथ है स्ट्रेन ऑफ फाइबर, स्ट्रेन ऑफ फाइबर को मैं एप्सिलॉन F कहता हूँ, ठीक है। और तीसरा हमारे साथ है स्ट्रेन ऑफ मैट्रिक्स, तो स्ट्रेन ऑफ मैट्रिक्स को F में एप्सिलॉन M का नाम। तो आइसोस्ट्रेन मतलब कि तीनों आपस में बराबर हो। एप्सिलॉन T इज इक्वल टू एप्सिलॉन F इज इक्वल टू एप्सिलॉन M, ये मेरे साथ M है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम आइसोस्ट्रेन कंडीशन कहते हैं। तो इस किस्म के एनालिसिस को हम आइसोस्ट्रेन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो आइसोस्ट्रेन एनालिसिस, ठीक है। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पांस ऑफ ए कंपोजिट मटेरियल डिपेंड ऑन द रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक एंड द रीइंफोर्सिंग पेजेस। मतलब कंपोजिट की प्रॉपर्टी दो पेजेस है उन पे डिपेंड करते हैं, मैट्रिक्स पे और फाइबर पे। द रिलेटिव वॉल्यूम फ्रैक्शन, द एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द फाइबर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर रिलेटिव टू द अप्लाइड स्ट्रेस डायरेक्शन। किन किन चीज़ों पे, वॉल्यूम फ्रैक्शन पे, रिलेटिव वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है, अब हमारे साथ एक कंपोजिट मटेरियल है, फर्ज कर ये हमारे साथ एक कंपोजिट मटेरियल, ये इसके फाइबर है, ये इसके फाइबर है, और ये इसका मैट्रिक्स है प्रोटेक्शन के लिए, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और ये हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है। तो हमारे साथ टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम हमारे साथ 1 के बराबर होगा। ये कंपोजिट मटेरियल है, इसमें ये मैट्रिक्स है, और ये दरमियान में जो ये है ये फाइबर्स है, रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो इसका टोटल वॉल्यूम अगर 1 हो, हम 1 ले लें, ठीक है। तो अगर 50% फाइबर हो, अगर 50% फाइबर हो और 50% मैट्रिक्स हो, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फाइबर इज इक्वल टू 0.5 और वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। टोटल 1 होगा, ठीक है। इस तरह अगर 75% वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स हो, VM, वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स मतलब VM 75% हो तो हम 0.75 लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फाइबर हम 0.25। टोटल हमारे साथ 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि VF वॉल्यूम ऑफ फाइबर प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइबर प्लस वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स हमारे साथ 1 के बराबर होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हमारे साथ 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो देयर, इसको इसलिए इधर लिखा है देयर रिलेटिव वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसलिए इधर लिखा है देयर रिलेटिव वॉल्यूम फ्रैक्शन। द एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द फाइबर, फाइबर की लेंथ ज़्यादा है या कम है, ठीक है। एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर रिलेटिव टू द अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब कि जो स्ट्रेस अप्लाइड होता है और जो ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है या इंक्लाइन है, उस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह फाइबर के लेंथ पे डिपेंड करता है, और इस तरह ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर कि वो फाइबर लेंथ अप्लाइड लोड के पैरेलल डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर है या इंक्लाइन है, एंगल पे है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंपोजिट बिगेन बाय फर्स्ट एज्यूमिंग दैट द फाइबर आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कि डिस्क्रीट नहीं है, दे एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द सैंपल, पोजेस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द अपोजिट अप्लाइड स्ट्रेस। अगर अप्लाइड स्ट्रेस की
पैरेलल हो तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर परपेंडिकुलर तो स्ट्रेंथ हमारे साथ सबसे कम होगी, ठीक है। इफ द फाइबर आर प्रॉपरली बॉन्डेड टू द मैट्रिक्स एंड बोथ पेजेस बिहेव इलास्टिकली, द लोड अप्लाइड टू द कंपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर एक्सिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट। तो हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करते हैं। आइसोस्ट्रेन मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ P इधर लिखा है, P ये आपको नज़र नहीं आएगा, P इज इक्वल टू इधर ये वाला, ठीक है, PC, ये मैं इधर बड़ा बड़ा लिखता हूँ, PC इज इक्वल टू PF प्लस PM। PC क्या है, लोड ऑफ कंपोजिट इज इक्वल टू PF क्या है, लोड ऑफ फाइबर, और PM क्या है, लोड ऑफ मैट्रिक्स। मतलब टोटल लोड ऑफ कंपोजिट बराबर होगा लोड ऑफ फाइबर प्लस लोड ऑफ मैट्रिक्स। इधर ये डिफाइन की है स्लाइड, ठीक है। टू सेटिस्फाई कंपेटिबिलिटी कंडीशन द स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय द टू पेजेस मस्ट बी सिमिलर टू एप्सिलॉन F, इधर लिखा एप्सिलॉन C, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एप्सिलॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन F। ये आइसोस्ट्रेन कंडीशन है, आइसोस्ट्रेन कंडीशन। तो अब इधर इसको मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में लिखता हूँ, पहला हमारे साथ है PC इज इक्वल टू PF प्लस PM, ठीक है। अब हमारे साथ PC बराबर है, PC हमारे साथ बराबर है सिग्मा C AC। इस तरह PF बराबर है सिग्मा M, स्ट्रेस का डिफिनीशन है, ठीक है, सिग्मा M AM, ठीक है। P क्या लोड है, सिग्मा स्ट्रेस है, A हमारे साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और PM हमारे साथ बराबर है, ये F है, सॉरी ये भी F है, और PM हमारे साथ बराबर है सिग्मा M AM। तो ये PC PF और PM की वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये मेरे साथ बन जाएगा, सिग्मा C AC इज इक्वल टू सिग्मा F AF प्लस सिग्मा M AM, ठीक है। अब ये मेरे साथ इक्वेशन बन गया, सिग्मा C AC इज इक्वल टू सिग्मा F AF और प्लस सिग्मा M AM, ठीक है। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन की वैल्यू मेरे साथ क्या है, ठीक है। वॉल्यूम फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि टोटल वॉल्यूम मेरे साथ 1 के बराबर होगा, तो वो मैंने आपको VF और VM की कंडीशन मैंने पहले आपको बता दी, ठीक है। तो VF मेरे साथ बराबर है VF वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर, VF बराबर है AF डिवाइड बाई AC का, AF डिवाइड बाई AC का, और VM बराबर है AM डिवाइड बाई AC का, ठीक है। तो इसमें मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ VF, ठीक है। इस ऊपर फार्मूले में हमारे साथ AF और AM है, तो AF और AM की जगह में वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा C मेरे साथ आ जाएगा सिग्मा C AC, ठीक है। तो AC अपनी जगह पे आ जाएगा AC, और AF और AM की जगह मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा सिग्मा C AC, और इधर ये सिग्मा F अपनी जगह पे आ जाएगा सिग्मा F, और AF की जगह मैं पुट करता हूँ AC VF और प्लस सिग्मा M, और AM की जगह मैं पुट करता हूँ AC VM। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं AC से डिवाइड कर लूँ तो AC और AC मेरे साथ ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे साथ बन जाएगा सिग्मा C इज इक्वल टू, मेरे साथ फाइनल इक्वेशन आ जाएगा ये जो इधर लिखा है, ये वाला, ठीक है। ये मैं इधर लिखता हूँ सिग्मा C इज इक्वल टू सिग्मा F VF प्लस सिग्मा M VM, ठीक है। अब सिग्मा X पे मैं हुक्स लॉ पुट करता हूँ, सिग्मा F में मैं हुक्स लॉ पुट करता हूँ, तो हुक्स लॉ मेरे साथ किस तरह है, ठीक है। सिग्मा X मेरे साथ आ जाएगा सिग्मा F EF एप्सिलॉन F,
ठीक है। सिग्मा एफ मेरे साथ आ जाएगा ई एफ और एप्सिलॉन एफ, ये हुक्स लॉ है, ठीक है। और सिग्मा एम आ जाएगा ई एम एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो सिग्मा सी हो जाएगा, सिग्मा सी की जगह भी पुट करता हूँ, ये मेरे साथ हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू ई एफ एप्सिलॉन, सिग्मा एफ की जगह पुट करता हूँ ई एफ एप्सिलॉन एफ वी एफ, और प्लस सिग्मा एम की जगह पुट करता हूँ ई एम एप्सिलॉन एम और वी एम, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ आइसोस्ट्रेन कंडीशन है, आइसोस्ट्रेन का मतलब ये है कि यह सिग्मा सी की जगह आ जाएगी, सिग्मा सी की जगह ई सी एप्सिलॉन सी। तो एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन एम ये आपस में बराबर हैं। तो अगर इसको मैं एप्सिलॉन पे डिवाइड कर तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा ई सी इज इक्वल टू, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। आइसोस्ट्रेन है तो ई सी एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन एम आपस में बराबर है। तो फाइनल इक्वेशन मेरे साथ आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू ई एफ वी एफ प्लस ई एम वी एम। और मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे साथ यंग मॉडुलस है और वी एफ और वी एम ये हमारे साथ वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिट। तो हमारे साथ फाइनली ये इक्वेशन बन गया ई सी इज इक्वल टू ई एफ वी एफ प्लस ई एम वी एम, ठीक है। अब पी एफ डिवाइड बाई पी एम, लोड ऑफ पी एफ हमने ऊपर मालूम किया है, पी एफ हमारे साथ बराबर है ई एफ एप्सिलॉन एफ और वी एफ, और पी एम बराबर है एप्सिलॉन एम ई एम एप्सिलॉन एन वी एम। तो एप्सिलॉन बराबर है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो पी एफ डिवाइड बाई पी एम मेरे साथ बन जाएंगे ई एफ वी एफ डिवाइड बाई ई एम वी एम। तो हमारे साथ फाइनली ये दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ई सी इज इक्वल टू ई एफ वी एफ प्लस ई एम वी एम, और पी एफ डिवाइड बाई पी एम मेरे साथ बन जाएगा ई एफ वी एफ डिवाइड बाई ई एम वी एम, ठीक है। तो हमारे साथ ये फाइनल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1.37 the load distributed to the fiber and matrix of the composite depend on the respective moduli and volume fraction of the two phases। इसका मतलब ये है कि ये लोड हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल का इसके रेस्पेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ और इनकी वॉल्यूम फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फार्मूले पे हमारे साथ ई आते हैं और वी, तो ई और वी पे डिपेंड करता है। तो ई हमारे साथ यंग मॉडुलस है और वी हमारे साथ वॉल्यूम फ्रैक्शन है। जब वी एफ हो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर, और जब वी एम हो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। अगर 1.5 हो तो दूसरा भी 0.5 होगा, अगर 1.25 हो तो दूसरा 0.75 होगा, अगर 1.3 हो तो दूसरा 0.7 होगा, ठीक है। Therefore, the fiber will assume much of the applied load when the ratio of the fiber matrix, elastic moduli and volume fraction of the two phases are large, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये लेक्चर हमारे साथ ख़त्म हो गया। इधर हमारे साथ आखिर में हमारे साथ एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल, ठीक है। तो ये टेबल 1.9 है बुक में, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल है, इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल्स हैं, इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और इस तरह इसके एलांगेशन है। तो ये आप बुक से देख सकते हैं। तो लेक्चर 4 हमारे साथ ख़त्म हो गया।